अगर कोई आपसे ये कहे कि जन्म लेने से पहले जब एक मानव भ्रूण माँ के गर्भ में विकसित हो रहा होता है तो एक खास अवस्था में उसमें सांस लेने के लिए मछलियों जैसे गलफड़े होते हैं। हाँ, और गलफड़ों के साथ साथ एक छोटी सी पूंछ भी मौजूद होती है। बिल्कुल, एक पूंछ भी। मतलब ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी हो, है ना? एकदम। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि भाई इंसानों और मछलियों को एक ही तराजू में कैसे तौला जा सकता है। सही बात है, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे क्रमिक विकास का एक बहुत ही प्रामाणिक सच है। तो ठीक है, चलिए आज के हमारे स्रोतों के जरिए इस विषय की एक बहुत ही गहरी पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, और आज की ये चर्चा बहुत ही मजेदार होने वाली है। हाँ, तो आज हमारे पास सर्वोदय डिग्री कॉलेज के जूलॉजी सेमेस्टर 2 के लेक्चर नोट्स हैं, जिनका विषय है इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का परिचय। हाँ, अब सुनने में ये किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का एक रूखा सा और उबाऊ हिस्सा लग सकता है, लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा। देखिए, इस चर्चा का असल मकसद ये समझना है कि इस विशाल एनिमल किंगडम में जीवों को उनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स यानी शारीरिक संरचनाओं के आधार पर कैसे व्यवस्थित किया गया है। मतलब उनके शरीर के डिजाइन के हिसाब से। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम फाइलम कॉर्डेटा नाम के इस खास समूह को समझते हैं तो हम सिर्फ जानवरों का वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे होते, हम असल में इंसानों के अस्तित्व और हमारे इवोल्यूशन की पूरी कहानी को समझ रहे होते हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये नोट्स हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम इंसान इस प्राकृतिक दुनिया या एनिमल किंगडम से अलग नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, हम इसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। नोट्स में फाइलम कॉर्डेटा की बात की गई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फाइलम शब्द क्या है और ये कॉर्डेट्स आखिर होते क्या हैं? अगर हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो बायोलॉजिस्ट्स ने जानवरों की दुनिया को समझने के लिए जीवों को अलग अलग फोल्डर्स या श्रेणियों में बांटा है। अच्छा, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इन्हीं श्रेणियों को फाइलम कहा जाता है। एक फाइलम में वो सभी जीव आते हैं जिनका बुनियादी शारीरिक ढांचा या ब्लूप्रिंट एक जैसा होता है। समझ गया। और नोट्स में कॉर्डेट्स की क्या परिभाषा दी गई है? स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कॉर्डेट्स वो जीव है जिनके शरीर में जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। नोटोकॉर्ड, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। हाँ, थोड़ा साइंटिफिक है। लेकिन अगर इसकी कार्यप्रणाली को देखें तो ये एक लचीली छड़ी जैसी संरचना है। बिल्कुल, एक फ्लेक्सिबल रॉड जैसी। पिछली बार जब मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इसकी तुलना एक टेंट के मुख्य खंभे से की थी, मतलब जो टेंट को बीच से सीधा रखता है। टेंट का खंभा। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक टेंट का खंभा तो एकदम सख्त होता है, वो मुड़ नहीं सकता। हाँ, और अगर ये शरीर के अंदर है तो शायद इसे एक फाइबर ग्लास की छड़ या मछली पकड़ने वाली फिशिंग रॉड की तरह समझना ज्यादा सही होगा। अरे वाह, ये फाइबर ग्लास वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है ना? जो मुड़ तो सकती है लेकिन आसानी से टूटती नहीं और दबाव हटने पर वापस अपने आकार में आ जाती है। एकदम सही। और इवोल्यूशन के नजरिए से नोटोकॉर्ड का सबसे बड़ा फायदा ही यही था। देखिए, एक एकदम सख्त हड्डी जीव को हिलने डुलने नहीं देती। हाँ, वो तो उसे एक जगह जमा देगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से नरम शरीर पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सकता। तो इस नोटोकॉर्ड ने इन दोनों के बीच का एक बेहतरीन रास्ता निकाला। मतलब मजबूती भी और लचीलापन भी। हाँ, इसने शरीर को एक ऐसा ढांचा दिया जिस पर मांसपेशियां आसानी से जुड़ सकती थीं। इसी लचीलेपन के कारण शुरुआती जलीय जीव पानी में अपने शरीर को लहरों की तरह मोड़कर तेजी से तैरने में सक्षम हो पाए। क्या बात है! और ये संरचना इतनी ज्यादा क्रांतिकारी थी कि इसी नोटोकॉर्ड के नाम पर इस पूरे फाइलम का नाम कॉर्डेटा रख दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि नोट्स में एकदम स्पष्ट लिखा है कि इंसान भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। मतलब हम जो आज आराम से कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर रहे हैं, हम भी उसी फाइबर ग्लास जैसी बायोलॉजिकल छड़ वाले परिवार का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और इसीलिए सर्वोदय डिग्री कॉलेज के इन नोट्स का अध्ययन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा अपना ढांचा भी उसी बुनियादी इवोल्यूशनरी नियम पर आधारित है,
तो जूलॉजी की पढ़ाई सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं रह जाती। हाँ, फिर तो ये हमारी अपनी कहानी बन जाती है। एकदम सही। ये सीधे तौर पर इंसान के अपने शरीर के इतिहास को खंगालने की प्रक्रिया बन जाती है। तो अगर इंसान, मछलियां और बहुत से अन्य जीव कॉर्डेट्स हैं, तो फिर इस एनिमल किंगडम का बाकी हिस्सा क्या है? देखिए, नोट्स में एनिमल किंगडम को मुख्य रूप से 2 बड़े समूहों में बांटा गया है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, जो कॉर्डेट्स नहीं है वो जाहिर तौर पर नॉन कॉर्डेट्स हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इसके कुछ बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि केचुआ, कॉकरोच, घोंघा, स्टारफिश और ऑक्टोपस। इन सभी जीवों में नोटोकॉर्ड बिल्कुल नहीं होता। सही कहा। और नोटोकॉर्ड का ना होना सिर्फ एक अंग की कमी भर नहीं है, ये इस बात को तय करता है कि कोई जीव शारीरिक रूप से कितना बड़ा और कितना जटिल हो सकता है। अच्छा। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कॉर्डेट्स को एनिमल किंगडम का मोस्ट एडवांस्ड फाइलम माना जाता है। एडवांस्ड से यहाँ क्या मतलब है? क्या सिर्फ एक लचीली छड़ होने से कोई जीव एडवांस हो जाता है? ऐसा लग सकता है, लेकिन बात कुछ और है। मतलब अगर हम एक कॉकरोच को देखें तो उसका भी एक पूरा जीवन चक्र होता है, वो भी तो अपने तरीके से परफेक्ट है। फिर कॉर्डेट्स उससे बेहतर कैसे हो गए? इसका जवाब उस शरीर के अंदरूनी ढांचे यानी इंटरनल स्केलेटन में छुपा है, जिसकी शुरुआत नोटोकॉर्ड से होती है। देखिए, एक कॉकरोच जैसे नॉन कॉर्डेट के शरीर के बाहर एक सख्त खोल होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हाँ, तभी वो पैर के नीचे आने पर कड़क सी आवाज करते हैं। बिल्कुल। ये बाहरी खोल उन्हें सुरक्षा तो देता है, लेकिन जीव के आकार को एक हद तक सीमित कर देता है। अच्छा, कैसे? कल्पना कीजिए कि अगर एक कॉकरोच एक हाथी के आकार का होना चाहे, तो उसका बाहरी खोल इतना ज्यादा भारी हो जाएगा कि वो अपनी ही जगह से हिल नहीं पाएगा। बाप रे, हाथी जितना बड़ा कॉकरोच! शुक्र है ऐसा नहीं है। हाँ, शुक्र है। इसके विपरीत कॉर्डेट्स के पास शरीर के अंदर एक ढांचा होता है, और अंदरूनी ढांचा होने की वजह से शरीर का आकार कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे एक ब्लू व्हेल या फिर कोई डायनासोर। एकदम सही उदाहरण। इसी मजबूत आंतरिक सहारे के कारण कॉर्डेट्स में एडवांस्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी उनके अंदर के सिस्टम ज्यादा विकसित होते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि उनके नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़े, जटिल और विकसित हो सकते हैं। ये तर्क बहुत ही स्पष्ट है। एक केंचुए या कॉकरोच के पास फेफड़ों या दिल जैसे अंगों को सुरक्षित रखने या उन्हें सहारा देने के लिए वो अंदरूनी जगह ही नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन नोट्स में इन दोनों समूहों के बीच एक और बहुत ही दिलचस्प अंतर बताया गया है। कौन सा? ये अंतर नर्व कॉर्ड की स्थिति को लेकर है। बताया गया है कि नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल साइड यानी पेट की तरफ होता है। हाँ। जबकि हम कॉर्डेट्स में ये डॉर्सल साइड यानी पीठ की तरफ होता है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। इस एक बदलाव ने विकास की पूरी दिशा ही बदल दी। नर्व कॉर्ड का पेट की तरफ से पीठ की तरफ चले जाना कोई मामूली घटना नहीं थी। तो इससे क्या फायदा हुआ? जब तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पीठ की तरफ चला गया, तो शरीर के पेट वाले हिस्से में, जिसे वेंट्रल कैविटी कहते हैं, काफी जगह खाली हो गई। ओह, समझ गया। प्रकृति ने इस खाली जगह का उपयोग बहुत बड़े और जटिल पाचन तंत्र, हृदय और फेफड़ों जैसे अंगों को विकसित करने के लिए किया। क्या बात है! और साथ ही पीठ की तरफ होने से नर्व कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रखना भी ज्यादा आसान हो गया। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। क्या सिर्फ नर्व कॉर्ड की दिशा बदलने और एक नोटोकॉर्ड होने भर से कोई जीव इतना एडवांस हो जाता है? मतलब एक ऑक्टोपस को ही ले लीजिए, वो भी तो नॉन कॉर्डेट है। हाँ, ऑक्टोपस नॉन कॉर्डेट है। और इसका वैज्ञानिक जवाब ये है कि केवल ये 2 लक्षण हमारी पूरी कहानी नहीं बताते। तो और क्या है? इसीलिए नोट्स हमें अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाते हैं। स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि किसी जीव को पूरी तरह से कॉर्डेट कहलाने के लिए 5 विशेष लक्षणों का होना जरूरी है। अच्छा, 5 लक्षण। ये 5 आइडेंटिफाइंग फीचर्स मिलकर वो एवोल्यूशनरी पैकेज बनाते हैं जो कॉर्डेट्स को बाकियों से पूरी तरह अलग करता है। तो चलिए इन 5 लक्षणों को एक एक करके सामने रखते हैं, क्योंकि नोट्स की ये सूची बहुत ही गहराई लिए हुए है। बिल्कुल। पहला लक्षण है नोटोकॉर्ड, जिसे हमने अभी विस्तार से समझा। हाँ। दूसरा है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। या हॉलो यानी खोखलेपन का मतलब है कि इस नली के अंदर
एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। एकदम सही, और ये पूरे नर्वस सिस्टम को पोषण और सुरक्षा देता है। ठीक है। तीसरा लक्षण है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, चौथा है पोस्ट एनल टेल, और पांचवा है एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी उलझन पैदा होती है। पहला और दूसरा लक्षण तो इंसानों के संदर्भ में फिर भी समझ आता है, हाँ, लेकिन अगर इंसान भी पूरी तरह से कॉर्डेट्स हैं, जैसा कि स्रोत दावा करता है, तो हमारे पास ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी गले के पास गलफड़े तो नहीं है। हम पानी के अंदर तो सांस नहीं ले सकते। सही बात है। और ये जो पोस्ट एनल टेल यानी पूंछ है, हम इंसानों के पास पूंछ भी नहीं होती। तो फिर हम इस परिभाषा में कैसे फिट बैठ रहे हैं? यही वो जगह है जहां बायोलॉजी का सबसे बड़ा जादू छिपा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें और स्रोत के शब्दों पर बहुत बारीकी से ध्यान दें, तो वहां एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी शर्त लिखी है। क्या शर्त है? परिभाषा ये बिल्कुल नहीं कहती कि ये सारे लक्षण जीव के शरीर में जीवन भर मौजूद रहने चाहिए। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये लक्षण लाइफ के किसी स्टेज पर मौजूद होते हैं। रुकिए, लाइफ के किसी स्टेज पर मतलब क्या किसी खास उम्र में आकर ये लक्षण अचानक से उभरते हैं? इसे समझने के लिए हमें जन्म से पहले की अवस्था में जाना होगा। अच्छा, माँ के गर्भ में? हाँ, जब कोई इंसान अपनी माँ के गर्भ में एक भ्रूण या एम्ब्रियो के रूप में विकसित हो रहा होता है, तो उस शुरुआती अवस्था में हमारे भ्रूण में भी नोटोकॉर्ड होती है। बाप रे। हमारे गले के पास मछलियों जैसे गिल स्लिट्स यानी गलफड़ों के निशान होते हैं, और हाँ, हमारी एक स्पष्ट पूंछ भी होती है। यह सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। इसका मतलब है कि हमारा भ्रूण एक तरह की बायोलॉजिकल टाइम मशीन है। एकदम सही कहा आपने। इवोल्यूशन का एक नियम ही यही है कि भ्रूण का विकास अपने पूर्वजों के विकास के इतिहास को एक फास्ट फॉरवर्ड रूप में दोहराता है। लेकिन फिर उन गलफड़ों और उस पूंछ का होता क्या है? मतलब जन्म के समय तो वे गायब हो जाते हैं। वे गायब नहीं होते, बल्कि उनका रूप बदल जाता है। वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई हो जाते हैं? कैसे? जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है, प्रकृति उन्हीं पुरानी संरचनाओं का इस्तेमाल नए अंग बनाने के लिए कर लेती है। उदाहरण के लिए, वो गिल स्लिट्स जो मछलियों में गलफड़े बनते हैं, इंसानों में वे मुड़कर हमारे निचले जबड़े, कान की हड्डियों और गले की संरचनाओं में विकसित हो जाते हैं। अरे वाह! और पूंछ का क्या होता है? जो पूंछ भ्रूण में होती है, वो धीरे धीरे सिकुड़कर हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में बदल जाती है, जिसे हम टेलबोन या कॉक्सिक्स कहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब प्रकृति कोई नए पुर्जे बनाने के बजाय पुराने पुर्जों को ही एक नया रूप दे रही है। बिल्कुल, एवोल्यूशन ऐसे ही काम करता है। और ये जो पांचवा लक्षण है, एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड, इसके पीछे भी निश्चित रूप से कोई ऐसी कहानी होगी। हाँ, और ये कहानी शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। बताइए। देखिए, शुरुआती जलीय कॉर्डेट्स में एंडोस्टाइल उनके गले में एक नाली जैसी संरचना होती थी। इसका काम एक चिपचिपा पदार्थ बनाना था। चिपचिपा पदार्थ किस लिए? ताकि जब जीव पानी को अपने अंदर खींचे, तो पानी में मौजूद खाने के छोटे छोटे कण उस चिपचिपे पदार्थ में फंस जाएं और जीव उन्हें आसानी से खा सके। इसे फिल्टर फीडिंग कहते हैं। रुकिए एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन समुद्रों में जो अंग सिर्फ पानी से खाना छानने के लिए गोंद जैसा पदार्थ बनाता था, हाँ, वही अंग लाखों करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के जरिए आज इंसानों के गले में थायराइड ग्लैंड बन गया है? एकदम सही पकड़े हैं आप। वो ग्रंथि जो आज हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और हमारे विकास को कंट्रोल करती है। वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल यही हुआ है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ने ये साबित किया है कि प्राचीन जीवों का वो एंडोस्टाइल समय के साथ विकसित होकर वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ वाले जीवों में थायराइड ग्रंथि में बदल गया। कोशिकाएं वही हैं, जगह वही है, बस समय के साथ उनकी भूमिका पूरी तरह से बदल गई है। यार, ये जानकारी किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जो आज हैं वो रातों रात नहीं बने हैं। हमारे शरीर का हर एक अंग अपने भीतर करोड़ों सालों का एक गहरा इतिहास समेटे हुए है। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इन शारीरिक समानताओं के रहस्य को गहराई से समझने के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रकृति ने इन जीवों को समय के साथ कैसे विकसित किया। हाँ, और स्रोत में इवोल्यूशनरी महत्व पर भी काफी जोर दिया गया है।
बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है कि जीवन की शुरुआत हमेशा साधारण जीवों से हुई है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। हाँ, समय के साथ करोड़ों सालों की प्रक्रिया और पर्यावरण के दबाव के कारण ये जीव धीरे धीरे जटिल होते गए। सर्वोदय डिग्री कॉलेज के नोट्स इस विकास के क्रम को बहुत ही साफ ढंग से समझाते हैं। तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? मतलब इस सीक्वेंस की पहली कड़ी क्या थी? शुरुआत हुई प्रिमिटिव कॉर्डेट्स से। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स? हाँ, ये बहुत ही साधारण समुद्री जीव थे जो देखने में शायद किसी छोटी सी ट्यूब या कीड़े जैसे लगते थे। लेकिन खास बात ये थी कि इनमें वो क्रांतिकारी नोटोकॉर्ड और पीठ की तरफ वाली नर्व कॉर्ड मौजूद थी। और इन्हीं से आगे चलकर वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ, जहां उस नोटोकॉर्ड के चारों ओर एक सख्त हड्डियों का ढांचा बन गया। और अगर मैं इस क्रम को सही से समझ पा रहा हूं तो इन शुरुआती वर्टिब्रेट से ही मछलियां बनी होंगी। बिल्कुल, क्योंकि मछलियां पूरी तरह से पानी में रहने वाले जीव हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। एकदम सही। मछलियों ने काफी लंबे समय तक समुद्रों पर राज किया, लेकिन फिर कुछ मछलियों ने पानी के किनारे और जमीन की तरफ रुख करना शुरू किया। जमीन की तरफ क्यों? शायद भोजन की तलाश में या शिकारियों से बचने के लिए। धीरे धीरे उनके शरीर में फेफड़े विकसित हुए और उनके पंख पैरों में बदलने लगे। यहाँ से विकास हुआ एम्फीबियंस का, जैसे कि मेढक, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। हाँ, लेकिन एम्फीबियंस की एक मजबूरी थी। उन्हें अंडे देने के लिए हमेशा वापस पानी में ही जाना पड़ता था। तो इस पानी पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए अगले समूह का विकास हुआ होगा। बिल्कुल। एम्फीबियन से आगे बढ़कर बने रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव, जैसे छिपकली, सांप या डायनासोर। सही कहा। और रेप्टाइल्स ने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया। क्या? एक ऐसा अंडा जिसके ऊपर सख्त खोल था, जिसे एम्नियोटिक एग कहते हैं। इससे वे पानी से पूरी तरह आजाद हो गए और सूखे रेगिस्तानों तक आसानी से फैल गए। बहुत बढ़िया एडेप्टेशन है। हाँ, समय के साथ इन्हीं रेप्टाइल्स के कुछ समूहों से एक तरफ पक्षी विकसित हुए, जिन्होंने उड़ना सीखा। हाँ, और अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित करना शुरू किया। और दूसरी तरफ रेप्टाइल्स के ही एक अन्य समूह से मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। जिनके शरीर पर बाल थे और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। एकदम सही। और इस पूरी श्रृंखला की सबसे रोमांचक बात यह है कि इन्हीं मैमल्स के समूह के अंदर एक बहुत ही लंबी इवोल्यूशनरी यात्रा के बाद ह्यूमंस यानी हम इंसानों का विकास हुआ। बिल्कुल। ये पूरा क्रम मतलब शुरुआती कॉर्डेट से मछलियां, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, पक्षी, मैमल्स और अंत में इंसान। ये सिर्फ जानवरों की कोई लिस्ट नहीं है। हाँ, ये तो जीवन की प्रगति का एक महाकाव्य है। बिल्कुल। जब कोई जूलॉजी पढ़ता है और इस क्रम को देखता है तो उसे एहसास होता है कि एक छोटी सी मछली और एक इंसान के बीच एक सीधा अटूट रिश्ता है। सही बात है। इन नोट्स से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझे बिना जूलॉजी या खुद इंसान के वजूद को समझना सच में असंभव है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसी वजह से सर्वोदय कॉलेज के ये नोट्स केवल एक क्लासरूम असाइनमेंट से कहीं बढ़कर है। आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटे तो हमने बहुत से गहरे पहलुओं पर विचार किया है। हमने कॉर्डेट्स की बुनियादी परिभाषा को समझा। हाँ। और देखा कि कैसे केवल एक नोटोकॉर्ड की उपस्थिति शरीर को विशाल और जटिल बनाने की अनुमति देती है। हमने ये भी देखा कि कैसे नर्व कॉर्ड का पीठ की तरफ आना विकास का एक मास्टर स्ट्रोक था। और सबसे बड़ी बात, हमने उन 5 विशेष लक्षणों के पीछे छिपे इवोल्यूशन के जादू को डिकोड किया। बिल्कुल। ये जानना कि हमारे भ्रूण में आज भी मछलियों वाले गलफड़े और पूंछ उभरते हैं और हमारा थायराइड ग्लैंड असल में प्राचीन समुद्रों का एक फिल्टर मशीन है, यह विज्ञान के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक है। ये सभी तथ्य मिलकर एक ही बात साबित करते हैं कि मछलियों से लेकर इंसानों तक का ये सफर एक ही बुनियादी ब्लूप्रिंट पर टिका हुआ है। विकास की वह सीढ़ी जिसे पार करके जीवन समुद्र की गहराइयों से निकलकर आज शहरों की गगनचुंबी इमारतों तक पहुंच गया है। सच में बहुत ही बेहतरीन सफर रहा है ये। तो स्रोतों की इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले स्रोत में दी गई एक अंतिम जानकारी की ओर ध्यान देना जरूरी है। क्या है वो? इन लेक्चर नोट्स के आखिर में बताया गया है कि अगले लेक्चर का विषय जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स होगा, जिसमें आज चर्चा किए गए लक्षणों को और भी अधिक गहराई से समझाया जाएगा। तो आगे और भी रोचक बातें जानने को मिलेंगी। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा को विराम देते हुए एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए।
देखिए, आज हम इंसान खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्रजाति मानते हैं। हम सीधे खड़े होकर चलते हैं, हमारे पास एक बेहद जटिल मस्तिष्क है जिससे हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले समुद्र की किसी अंधी गहराई में एक साधारण से कीड़े जैसे जीव के अंदर अगर वो छोटी सी फाइबर ग्लास जैसी लचीली छड़, यानी वो नोटोकॉर्ड, विकसित नहीं हुई होती तो क्या होता? अगर उस एक बायोलॉजिकल प्रयोग ने वो मजबूत लेकिन लचीली नींव नहीं रखी होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन हमेशा समुद्र के तल पर ही रेंगता रहता। बिना उस आंतरिक सहारे के न कोई विशाल डायनासोर जमीन पर चल पाता, न आसमान में कोई पक्षी उड़ता, और न ही आज इंसान सीधे खड़े होकर इस दुनिया को समझ रहे होते। ये एक बहुत ही गहरा विचार है ना? हम अक्सर अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी बुद्धि और अपने दिमाग को देते हैं, लेकिन शायद इंसानों के अस्तित्व और सफलता का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन रहस्य हमारे शरीर का वो बुनियादी ढांचा है जो उस आदिम समुद्र में एक लचीली छड़ से शुरू हुआ था। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी आप सीधे खड़े होकर कुछ सोच रहे हो तो अपनी उस 50 करोड़ साल पुरानी बायोलॉजिकल विरासत को जरूर याद कीजिएगा। हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।